मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं आपको कि आज के दिन में क्या हुआ। पहले तो जो सिंध हाउस का मामला है उसके ऊपर बातचीत हुई है। वहाँ पे पुलिस ने जो एक्शन लिया है अदालत उससे सेटिस्फाइड है और वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। मैं अलबत्ता सिर्फ ये समझता हूँ कि सिंध हाउस के बाहर जो हुआ और जिस तरीके से एहतजाज वहाँ पे किया गया वो तो एक कुदरती बात थी, ज़ाहिर है लोगों को गम और गुस्सा होना ही था। सिंध हाउस के अंदर जो बदबूदार खेल खेला गया है उसका जो मुदावा है वो अभी तक नहीं हुआ। और सिंध हाउस में जो खच्चर ट्रेडिंग, जो घोड़ा ट्रेडिंग, जो गधा ट्रेडिंग का जो बाज़ार और मंडी लगी है उसका मुदावा अभी नहीं हुआ। बाहर तो जो बच्चे थे या जो हमारे पीटीआई के जो लोग जो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते उन्होंने आगे एक पुरअमन एहतजाज किया, उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी, वो मामला डिस्पोज ऑफ भी हो गया। लेकिन असल बात तो ये है पाकिस्तान का जो किस्मत है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तो इस बात से जुड़ा हुआ है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे और ये जो बिकने का खेल है इसको बंद होना चाहिए। जिस तरीके से लोगों को पैसे दे के वहाँ पे ख़रीदा गया, जिस तरीके से ज़मीर फरोशी हुई उसको रोकना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ आर्टिकल 186 में जो आज रेफरेंस चल रहा है उसमें जो ये असल जो नौइयत के सवाल हैं वो ये हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस वक्त तक जो नुक्ता जिसके ऊपर बात की है, सबसे अहम नुक्ता ये है कि क्या जो MNA है या मेंबर पार्लियामेंट है उसका जो वोट है वो उतना ही आज़ाद है जितना कि एक आम शहरी का, या उसके ऊपर कदगन है। अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो MNA है उसका वोट अपनी पार्टी का वोट है, कलेक्टिव वोट है। क्योंकि वो जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं एक टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर पहुँचता हूँ पार्लियामान के अंदर, उसके बाद मेरा जो वोट है ख़ुसूसन वज़ीर आज़म को इलेक्ट करने के लिए या उसके ऊपर अदम एतमाद करने के लिए, इसी तरह से फाइनेंस बिल के ऊपर, ये वोट पार्टी का कलेक्टिव वोट है जो पार्लिमानी लीडर के ज़रिए इस्तेमाल होता है। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर अभी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपनी दलाइल जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। और अगर ये वोट जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो फिर आर्टिकल 63 लाने का फ़ायदा ही नहीं था। अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बेनज़ीर भुट्टो केस है वो कोर्ट किया है, जिसमें ये सारी बात बड़ी फसाहत से सुप्रीम कोर्ट ने पहले बयान की है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये जो हमारे लोग जो कि गए हैं उधर, जिनकी वीडियोज़ आई हैं वो वोट इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय है कि ये फ़ैसला स्पीकर का होगा। स्पीकर साहब फ़ैसला करेंगे कि वो वोट उनका काउंट होगा या नहीं होगा। और उसके बाद जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है वो फॉर लाइफ है। हमारा मुद्दा यही है कि जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है, नाअहली है, वो फॉर लाइफ है। और इन नुकात के ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब अपने जो इस वक्त मुद्दा है वो बयान कर रहे हैं। वक्त इसमें लगेगा, लेकिन ये केस पाकिस्तान की जो सियासत है उसके मुस्तकबिल की बुनियाद है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग रोक, अगर सेनेट के इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था और कहा था कि जो वहाँ पे आपने देखा कि जो वीडियोज़ हुई जिसके ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए वोट ख़रीदे जा रहे थे, वो वीडियोज़ इलेक्शन कमीशन को पेश की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक़्त कार्रवाई होती तो आज ये लोग बेचने ख़रीदने का धंधा बंद हो जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो अपने फ़राइज़ से उन्होंने इंजाम दही नहीं की, उसकी वजह से आज दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का हमें सामना है। उसमें उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लिखी थी, इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आप ट्रेसिबिलिटी बनाएं वोटों की। यानी अगर सेनेट के इलेक्शन में कोई बंदा वोट देता है जो सीक्रेट है और उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने वोट बेचा है, तो फिर आप वोट ट्रेस कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें इस बहरान का सामना है कि अब भी जो मेंबरान हैं उनको बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उनकी मंडी लगी हुई है, एक स्टॉक एक्सचेंज खुली हुई है। और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है ये एक बहुत ही बुनियादी अहमियत का केस है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक नई सियासत की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला रखने जा रहा है। अगर डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है वो ताहयात हो गई और उसके बाद जो वोट है उस पर तो स्पीकर साहब जो फ़ैसला करेंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन अगर ये नाअहली ताहयात होगी तो ये बहुत बड़ा इक़दाम होगा सुप्रीम कोर्ट का। सीधी बात है
देखिए, मैं इलेक्शन लड़ के आया हूँ पीटीआई के टिकट के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर। अगर मुझे इख्तलाफ है पार्टी से, मैं इस्तीफ़ा दूंगा, मैं दोबारा अपने इलेक्टोरेट के पास जाऊंगा, दोबारा अपने लोगों के पास जाऊंगा कि मेरा ये मुद्दा है, मेरी पार्टी और मेरा लीडर मेरे से इतफाक़ नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में वो गलत कर रहे हैं, आप मेरे ये फ़ैसला दे दें। अवाम का वोट होगा तो आप दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आऊँ, किसी पार्टी लीडर के नाम के ऊपर किसी मैनिफेस्टो पे वोट लेके आऊँ और मैं फिर उसी को ही खंजर घोंप दूँ। तो मुझे उम्मीद यही है कि ये फैसला एक कलीदी फैसला होगा हमारे मुस्तकबिल के लिए। अच्छा फवाद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं इस मुल्क में ऑपोजिशन में कि जो ये जानते हैं कि 2018 में वोट इमरान खान को पड़े, लेकिन इमरान खान को पड़े वोट को खरीद कर अब वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि आया आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। सेनेट के इलेक्शन में जब अब्दुल हफीज़ शेख सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो ऑडियोज़ आई, वीडियोज़ आई, जहाँ पे खुलेआम खरीदो फरोख्त की जा रही है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक्शन अगर लिया जाता तो आज ये सिंध हाउस के अंदर जो हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक धब्बा है, ये दोबारा ना होता। लेकिन बहरहाल अब भी देखते हैं आइन के, मुझे हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा एतमाद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कि वो आइन की तशरीह और आइन की पासदारी जो है वो हमेशा की तरह ठीक करेंगे। और ये जो रास्ता खुला है पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का, जो कि माजरत के साथ ये पिछले 2-3 साल में ये जो हमारी पीडीएम हुकूमत के नाम पे एक जो तहरीक बनी हुई है, जो अपने आप को जमहूरी मूवमेंट कहती है लेकिन वो खरीदो फरोख्त की मूवमेंट है। और जिस तरह बिल्कुल ठीक कहा फवाद चौधरी साहब ने कि अगर मैं एक रुकन हूँ कौमी असम्बली का, तो मेरा वोट जो मुझे डला है वो सिर्फ मेरी ज़ात को नहीं डला, वो जिस इंतखाबी निशान से मैं लड़ा हूँ, जिस सियासी जमात से मैं लड़ा हूँ, वो उसकी अमानत है। अब मैं उसी अमानत में जाके ख़यानत कर दूँ और अपने ही पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ वोट दे दूँ, तो ये तो एक अजीब सी बात होएगी। हाँ, इसका सही तरीका तो ये होएगा कि वो शख्स, वो रुकन अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे, वापस अपने वोटरों के पास जाए एक नए एजेंडे के साथ और फिर वापस हाउस में आए और अगर वोट देना चाहता है खिलाफ तो दे। अच्छा सवाल ये है कि आपने साथियों के बारे से बताया नहीं कि साथी आपके साथ है कि नहीं? देखिए, इत्तेहादी ज़ाहिर है, उनका जो PMLQ है वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा है, 2 मिनिस्ट्रीज़ उनके पास हैं। MQM जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, 2 वजारतें उनके पास हैं। तो जब तक इत्तेहादी काबीना में है तो जाहिर है कि वो हमारे साथ है। अच्छा बताएं, एक तरफ आप रेसिट की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ आपने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उनका वोट काउंट होगा या नहीं। अभी आपने कहा सर, फिर आपके एक्शन में तजाद नहीं है? आर्टिकल 63A जो है वो डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ से मुतल्लिक है। डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ का फैसला स्पीकर नहीं कर सकते, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। 5 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले ये फैसला दे चुका है कि अगर डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत आइन में दर्ज नहीं है तो वो फॉर लाइफ है, लेकिन वो जो फैसला है वो आर्टिकल 63 के ऊपर है। आर्टिकल 63A के ऊपर ये फैसला अभी नहीं था, तो हम तशरीह के लिए आए हैं कि जो 5 मेंबर बेंच का जो फैसला जो आर्टिकल 63 के ऊपर है, क्या वही 63A के ऊपर भी लागू होगा या नहीं होगा, और हम समझते हैं वही फैसला लागू होगा। अच्छा चौधरी साहब, प्रोसीडिंग के दौरान PTI की डंडा बर्दार फोर्स के हवाले से भी कुछ बात हुई, वो ज़रा बताइए। PTI एक मिडिल क्लास की पार्टी है, हम किसी तौर के ऊपर भी हमारी कोई फोर्सेस नहीं है, ना ही हम कोई JUI जैसी मजहबी शिद्दत पसंद जमात तो नहीं है या सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली, या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करने वाली पार्टियां तो हम नहीं हैं। हम तो मिडिल क्लास की पार्टी हैं। हमारे जो सारे पढ़ा लिखा नौजवान है वो हमारा कोर कॉन्स्टिट्यूट करता है PTI का, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो मॉरल्स हैं, अपने जो अखलाकियात हैं, हम उससे जुड़े रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई नीचे बैठ जाओ। मैं फ्रेम में हूँ सर, मैं फ्रेम में हूँ।